पुष्कर सिंह धामी ने दी बड़ी सौगात। सीएम धामी ने नवनिर्मित गदरपुर बाईपास और खटीमा बाईपास का किया लोकार्पण। कई विकास योजनाओं का भी किया गया शिलान्यास। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाए जाने पर कोर्ट का फैसला। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को जारी किया नोटिस। 50,000 लोगों को नहीं हटाया जा सकता। हरिद्वार में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई। प्रशासन ने मेडिकल स्टोर्स पर की छापेमारी। कई मेडिकल स्टोर पर वैध लाइसेंस नहीं पाए जाने पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दुकानों को किया सील। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप पर सीबीआई से जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिला न्याय। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। और उत्तराखंड के जोशीमठ से बड़ी खबर। जोशीमठ से जमीन धंसने के बाद निर्माण कार्यों पर रोक। मकानों में दरारें आने को लेकर के लोगों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी। विरोध प्रदर्शन करते लोगों ने जाम किया बद्रीनाथ हाईवे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नवनिर्मित गदरपुर बाईपास और खटीमा बाईपास का लोकार्पण किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने खटीमा में आयोजित कार्यक्रम में 2 करोड़ 65 करोड़ की लागत से गदरपुर में बने 4 लेन बाईपास और खटीमा में बने 2 लेन बाईपास का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने 95 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं उधम सिंह नगर जनपद के गदरपुर और खटीमा में 265 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए बाईपास का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ मिलकर वर्चुअली उद्घाटन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गदरपुर बाईपास बनने से जहां रुद्रपुर से देहरादून जाने में जाम से निजात मिलेगी और समय की बचत होगी, वहीं खटीमा बाईपास बनने से जो भी तीर्थयात्री माता पूर्णगिरी, कैलाश, मानसरोवर तीर्थ यात्राओं के लिए जाएंगे उन्हें खटीमा में लगने वाले जाम का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही उनके समय की भी बचत होगी। केंद्र और राज्य सरकार का प्रयास है कि जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया कराई जाए। आवाज आनी चाहिए, जितनी जनता यहाँ मौजूद है आवाज आनी चाहिए। इन दोनों बाईपासों के खटीमा बाईपास के लोकार्पण से, आज इसके चालू हो जाने से और गदरपुर के बाईपास के लोकार्पण से, जहां खटीमा बाईपास से बनबसा, टनकपुर, खटीमा, पिथौरागढ़, चंपावत, लोहाघाट और धारचूला तक के लोगों को सीधे सीधे जो शहर के अंदर घनी आबादी के बीच से आना पड़ता था और यहाँ के लोगों को भी तमाम प्रकार का जो अनावश्यक रूप से प्रदूषण है वो उनके ऊपर उसका असर पड़ता था और जाम और तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं उनसे निजात मिलेगी और सीधे सीधे लोग यहाँ से जाएंगे आसपास के क्षेत्रों का। वहीं गदरपुर बाईपास के बन जाने से भी इस क्षेत्र के लोगों को और आसपास के क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उनकी यात्रा उसकी समय सीमा कम होने वाली है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, माननीय गडकरी जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने दिया है। हमारे केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी जिन्होंने इसके लिए अत्यधिक प्रयास किया है, उनका भी धन्यवाद करता हूँ और सभी जनप्रतिनिधियों का जो हमारे इस काम में लगे थे उन सभी का आभार व्यक्त। देवभूमि से एक ऐसा मामला जिसे सुनकर आप सोचेंगे कि एक ऐसा लैंड जिहाद जिसमें सिर्फ जिहादी ही शामिल नहीं बल्कि उन्हें सपोर्ट करने वाली राजनीतिक पार्टियां भी खुलेआम उनका बचाव कर रही हैं, उनके लैंड जिहाद का सरकारीकरण करने का प्रयास कर रही हैं। जिस हल्द्वानी में मुस्लिम आबादी मुश्किल नजर आती थी
उसी हल्द्वानी में करीब 4,500 परिवार रेलवे की जमीन पर कब्जा कर अपना घर बना लेते हैं, वहां की डेमोग्राफी को बदलते हैं और वहां बाजार, वहां की राजनीति पर कब्जा कर लेते हैं। और हमें पता तब चलता है जब कोर्ट का फैसला आता है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन इनका अवैध कब्जा बरकरार रहता है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी की, जहां ये सब हुआ है। वहीं हल्द्वानी मामले में उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया गया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक भी लगा दी है। साथ ही अतिक्रमण तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और इस मामले में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो रेलवे की भूमि है और रेल विभाग का हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। हमने पहले भी कहा था कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट, आखिर क्या है पूरा मामला। आपको याद तो होगा वो भयावह समय जब सीएए विरोध के नाम पर देश की राजधानी दिल्ली को बंधक बना लिया था। शाहीन बाग की सड़कों को जाम कर दिया गया था। देश विरोधी नारेबाजी की जा रही थी। देश के राजनेता भी आंदोलन की आड़ में हो रहे इस मजहबी चरमपंथ को हवा दे रहे थे। इसके बाद शुरू हुआ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हिंसा का दौर, हिंदू विरोधी दंगों का दौर, हिंदुओं के मकानों और दुकानों पर हमले का दौर। शाहीन बाग की मजहबी हिंसा के घाव अभी भरे नहीं कि देश में एक और शाहीन बाग बनने की साजिश शुरू हो चुकी है। इस बार नए शाहीन बाग के लिए उत्तराखंड के हल्द्वानी को चुना गया, उस उत्तराखंड को जिसे देवभूमि कहा जाता है। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की जमीन को लैंड जिहाद से मुक्त कराने का आदेश दिया है। अभी तक रेलवे स्टेशन पर मजारे बनाकर लैंड जिहाद किया जाता था, लेकिन हल्द्वानी में झुग्गियां बना दी गईं, मकान बना दिए गए। रेलवे की करीब 78 एकड़ से ज्यादा जमीन पर लैंड जिहाद कर गफूर बस्ती को बसा दिया गया। रेलवे की बेशकीमती जमीन को कब्जा लिया गया। 20 दिसंबर को जब हाईकोर्ट ने जमीन को मुक्त कराने के निर्देश दिए तो शाहीन बाग की तरह ही उन्मादी आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर शाहीन बाग को इससे जोड़कर क्यों देखा जा रहा है। दरअसल हल्द्वानी में सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा शाहीन बाग में हुआ था। शाहीन बाग में महिलाओं और बच्चों को आगे किया गया था, हल्द्वानी में भी महिलाओं को आगे किया जा रहा है। शाहीन बाग में बच्चों को हथियार बनाया गया था, हल्द्वानी में भी बच्चों को हथियार बनाया जा रहा है। शाहीन बाग का समर्थन भी वोट बैंक के सौदागर राजनेता समर्थन कर रहे थे, हल्द्वानी में भी ये लोग समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उत्तराखंड में जिहादी उन्माद भड़काने की कोशिश की जा रही है? क्या देवभूमि को इस्लामिक चरमपंथ की आग में झोंका जा रहा है? क्या हल्द्वानी भी शाहीन बाग की तरह मजहबी हिंसा का शिकार होगा? सवाल ये भी है कि क्या हल्द्वानी मामले की आड़ में देवभूमि में जिहादी संक्रमण को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, उस प्रकरण में हमने पहले ही कहा था, क्योंकि वो रेलवे की भूमि है और रेल विभाग माननीय हाई कोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय में जो भी उनका फैसला, जो भी उनका मुकदमा था वो चल रहा था। और राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि पुलिस को शिकायत मिली थी कि लाइसेंस लेकर घर से ही प्रतिबंधित दवाइयों को बेचा जा रहा है। इस पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है और शहर और देहात क्षेत्र में 450 से ऊपर मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की कार्रवाई में कई मेडिकल स्टोर पर वैध लाइसेंस नहीं मिला और बी फार्म डिग्री धारक के अतिरिक्त अन्य के द्वारा दवाई बेची जा रही है। पुलिस की छापेमारी की कार्रवाई के बाद कई मेडिकल स्टोर संचालक मौके से फरार हो गए। इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए पूरी रिपोर्ट ड्रग विभाग को भेजी गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2025 तक देवभूमि उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाने को लेकर के सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। इसको देखते हुए हरिद्वार जिले में पुलिस प्रशासन की तरफ से बड़े पैमाने पर मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बाद मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है।
कई मेडिकल संचालक मेडिकल को खुला छोड़ करके फरार हो गए। दरअसल पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि मेडिकल स्टोर की आड़ में नशीले टैबलेट इंजेक्शन की गैर कानूनी बिक्री की जा रही है और इसके साथ ही बिना वैध लाइसेंस अथवा बी फार्मा डिग्री धारक के अतिरिक्त अन्य द्वारा दवाई बेचने की शिकायत पर एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर छापेमारी कर कार्रवाई की गई। मेडिकल स्टोर से काफ़ी सारी पूर्व में भी शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें समय समय पर ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा भी इसमें कार्रवाई की जाती रही है। हाल फिलहाल में भी ऐसे मेडिकल स्टोर का पता चला था कि लाइसेंस लेकर घर से ही प्रतिबंधित दवाओं का बेचा जा रहा था, जिसमें भी एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। चूँकि काफ़ी सारी गोपनीय सूचनाएं प्राप्त हो रही थी और जहाँ पर इतने सारे मेडिकल सेंटर्स मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं, इसलिए इसमें पुलिस को सभी अपने थाना क्षेत्रों में ऐसे संदिग्ध या ऐसे मेडिकल स्टोर जहां पर चेकिंग करके जो उनके नियम है, खासकर उस नियमों में लाइसेंस वैलिड होना चाहिए। दूसरा बी फार्मा या जो भी वहाँ आदमी बैठा हुआ है जो बेच रहा है दवाओं को, वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए। सारी शर्तें हैं और जिसके उल्लंघन करके कहीं ना कहीं गलत रूप से प्रतिबंधित दवाओं को जो है छात्रों युवाओं को दिया जा रहा था। इस सूचना पर जब हमने गोपनीय सारी जानकारी करी तो संयुक्त टीम बनाकर सिटी और देहात में करीब 450 से ऊपर जो है मेडिकल स्टोर्स को रैंडम चेक किया गया था, जिसमें बहुत सारी त्रुटियां मिली। कुछ पर ऐसी त्रुटियां थी जो नियम विरुद्ध पाई गई और उनको जो है वो, और कुछ जगह ऐसे थे जो पुलिस की चेकिंग को देखकर मेडिकल स्टोर छोड़ के चले गए। तो जहां तक पूरी संभावना है कहीं ना कहीं वहां पर गलत एक्टिविटी हो रही थी या कुछ ना कुछ गलत था। चूंकि मेडिकल स्टोर पे कार्रवाई करने के लिए अधिकृत जो है ड्रग कंट्रोलर या ड्रग इंस्पेक्टर ही है, कार्रवाई की रिपोर्ट रही है वो उचित माध्यम से प्रेषित की जाएगी कि ऐसे गलत मेडिकल स्टोर या जो नियम विरुद्ध चल रहे हैं या कहीं ना कहीं प्रतिबंधित दवाओं को नियमानुसार ना बेचकर वैसे बेचा जा रहा है, तो उस पर कार्रवाई करें और उस पर जो भी उनके नियमानुसार कार्रवाई लाइसेंस निरस्तीकरण की हो या अन्य कार्रवाई हो उस पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को कथित भ्रष्टाचार की सीबीआई से जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर कथित पत्रकार द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही हाईकोर्ट के आदेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ बताया गया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कर उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये न्याय की जीत हुई है और उनके खिलाफ षड्यंत्र करने वालों के मुंह पर भी करारा तमाचा है। गौरतलब है कि कथित पत्रकार द्वारा तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ कथित तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे और इस मामले में 27 अक्टूबर 2020 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई के निर्देश दिए थे। उत्तराखंड हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ तत्कालीन सरकार ने उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। 29 अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर संदिग्ध आदेश दिया था। तब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और बुधवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ एक कथित पत्रकार द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर के एक तरह से उत्तराखंड हाईकोर्ट को भी फटकार लगाई है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय किया है। जो एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करना चाहूंगा तमाम अधिवक्ताओं का जिन्होंने इस केस में मेरी ओर से पैरवी की है। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है, एक तरह से उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट को फटकार लगाई है कि ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है और एक सिरे से जो पैरा 8 है उसको खारिज कर दिया। मैं विद्वान और अति विद्वान न्यायाधीश कहूंगा हाई कोर्ट के, जिन्होंने बिना सुने, बिना किसी नोटिस के और किन्हीं कारणों से, वो कारण अज्ञात कारण हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि एक अंतर्यामी की तरह
उन्होंने जिस तरह से निर्णय दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक सिरे से खारिज करके उसको सुनने के अयोग्य ठहराया है। मैं सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर बहुत धन्यवाद करता हूं। उत्तराखंड के जोशीमठ में एशिया की सबसे लंबी रोपवे सेवा पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई है। रोपवे के टावर नंबर 1 पर जमीन धंसने की वजह से यह फैसला लिया गया। चमोली जिले के जोशीमठ में कुछ दिनों से जमीन धंसने और जमीन के नीचे से पानी रिसने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके चलते यहां कई इलाकों में लोगों के मकान जमीन के अंदर धंस रहे हैं और दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें भी आ रही हैं। इसी को लेकर के लोग दहशत में भी हैं। इसे लेकर पिछले कई दिनों से जोशीमठ में लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में हो रहे भूधसाव ने अब विकराल रूप ले लिया है। अब स्थिति यह है कि भूधसाव ने अब सभी वार्डों को चपेट में लिया है। सोमवार रात को अचानक मकानों में दरारें आने लगी, जिससे पूरे नगर में दहशत फैल गई। बुधवार को जेपी कॉलोनी के 50 प्रभावितों को कंपनी ने और अलग अलग वार्डों से 16 प्रभावित परिवारों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया। इससे पूर्व 11 प्रभावितों को शिफ्ट किया जा चुका है। वहीं मारवाड़ी में भूमि से लगातार पानी का रिसाव होने से निचले क्षेत्र के भवनों को भी खतरा हो गया। नगर के सिंगदार वार्ड में स्थित बीएसएनएल के कार्यालय और आवासीय भवनों में भी दरारें उभर आई हैं, जिससे यहां रहने वाले परिवारों पर भी खतरा मंडराने लग गया है। जमीन से निकल रहा पानी खेतों की दरारों में घुस रहा है, इससे खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। इससे पूर्व 6 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है, जबकि कई प्रभावित घर छोड़कर जा चुके हैं। वहीं औली रोपवे का संचालन अग्रिम आदेशों तक बंद कर दिया गया। भूधसाव की चपेट में ज्योतिर्मठ परिसर भी आ गया। परिसर के भवन लक्ष्मी नारायण मंदिर के आसपास बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। वहीं जोशीमठ में जमीन धंसने के विरोध में लोगों ने बंद बुलाया। व्यापार सभा और टैक्सी यूनियन ने भी इस बंद का समर्थन किया है और लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसे में चमोली देहरादून की तरफ जाने वाले मार्ग पर जाम लग गया। पर्यटकों की गाड़ी भी इस जाम में फंस गई। जोशीमठ को बद्रीनाथ का द्वार माना जाता है। यहाँ पिछले कुछ दिनों से जमीन धंस रही है। जोशीमठ में 9 वार्डों के 513 मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गईं। घरों के अलावा दुकानों और होटलों की दीवारों में दरारें आ गई हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ बनने वाले तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना की टनल यानी सुरंग के कारण जोशीमठ में जमीन धंस रही है। वहीं जोशीमठ में भूधसाव को लेकर धामी सरकार गंभीर है। आपको बता दें कि भूधसाव को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्शन लिया। सीएम धामी ने कहा कि मैं लगातार हालातों की समीक्षा कर रहा हूं और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग से लगातार इस संबंध में बात हो रही है। जल्द सरकार अपना डेलीगेशन भेजेगी। और इतना ही नहीं, सीएम धामी ने कहा कि हालातों का जायजा लेने मैं खुद भी जोशीमठ जल्द ही जाऊंगा। लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले ही मुख्य सचिव और जो हमारे आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारीगण हैं उन सबसे रिपोर्ट ली है और उसके लिए जो भी जरूरत होगी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्द ही एक दल सरकार की तरफ से वहां पर जाएगा और मैं भी स्वयं वहां जाऊंगा। जब आप युवा महोत्सव में दरअसल जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक नगर है। यहाँ हिंदू की प्रसिद्ध ज्योतिष पीठ स्थित है। इतिहासकार बताते हैं यहाँ 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य को ज्ञान प्राप्त हुआ और बद्रीनाथ मंदिर के साथ ही देश के विभिन्न कोनों में 3 और मठों की स्थापना से पहले यहीं उन्होंने प्रथम मठ की स्थापना की। वहीं अब यहाँ भूधसाव हो रहा है तो ये बड़ी चिंता का विषय है। दिक्कतें तो यही है कि मकानों में दरारें आ गई। वैसे थोड़ी थोड़ी दरार काफी समय से थी, लेकिन विगत 10 दिनों से बहुत ज्यादा भूस्खलन हो रहा है और हर रोज हल्के हल्के भूकंप के झटके भी आ रहे हैं। तो अभी 3 दिन पहले हमने महसूस किए, जिससे दरारें बढ़ रही हैं। तो बहुत सारे लोग मकान खाली करके चले गए। पर्यटकों के लिए शासन ने प्रतिबंध कर दिया। 2 होटल जो हमारे सामने हैं वहाँ पे यात्री नहीं ठहरे, लेकिन उसमें जो लोग रह रहे हैं, जो भूस्वामी है उसके नीचे हैं, हम लोग हैं, जो 500 कुछ परिवार आपदाग्रस्त उन्होंने अति आपदाग्रस्त घोषित कर दिया। उनके विषय में शासन का क्या रवैया है ये तो अभी स्पष्ट ही नहीं हुआ।
सर जब से ये एनटीपीसी का टनल बना सर तपोवन विष्णुगढ़, तब से जोशीमठ की ये स्थिति हुई। और मैं आजकल जो महसूस कर रहा हूँ सर, जब से हेलंग मारवाड़ी बाईपास का रोड कटिंग शुरू हुई सब, तब से बहुत परेशानी होगी, तब से ज्यादा महसूस किया जा रहा है। आज जोशीमठ में 570 के लोग 70 घर के लोग बेघर हो गए हैं। उन लोगों का क्या होगा, बड़ी तकलीफ की बात है, बहुत सोचनीय विषय है। मेरे ख्याल से तो त्वरित उन 574 लोगों का व्यवस्था कर देना चाहिए। राज्य सरकार ने शहर को भूधसाव से बचाने के इंतजाम करने शुरू कर दिए। जोशीमठ नगर में भूधसाव की समस्या को लेकर जिला प्रशासन ने जोशीमठ तहसील में प्रभावित लोगों को तुरंत राहत और साथ ही किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया है। सुदर्शन न्यूज के लिए प्रीति झा की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के थराली नगर पंचायत की टीम गुरुवार को मस्जिद मार्केट में पिंडर नदी के किनारे अवैध रूप से बने टीन शेड्स को हटाने के लिए पहुंची, लेकिन जेसीबी मशीन के साथ मस्जिद मार्केट में अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंची नगर पंचायत की टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। आपको बता दें कि व्यवसायियों ने एक दिन का समय देने की मांग की और अतिक्रमणकारियों ने नगर प्रशासन से स्वयं अतिक्रमण हटाने की मांग करते हुए कहा कि वे टीन शेड्स से सामान को सुरक्षित करने के साथ ही टीन शेड्स को हटा लेंगे। वहीं इस मामले में नगर पंचायत थराली के अधिशासी अधिकारी टंकार कौशल ने जानकारी देते हुए बताया कि मस्जिद मार्केट में अवैध रूप से बनी 7 दुकानों को लगातार अतिक्रमण हटाने के नोटिस दिए गए थे, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने इन टीन शेड्स को अभी तक नहीं हटाया। अधिशासी अधिकारी टंकार कौशल ने बताया कि अतिक्रमणकारियों द्वारा एक दिन का अतिरिक्त समय मांगा गया है। शुक्रवार को नगर प्रशासन जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही करेगा। ये जो 6-7 दुकानें हैं तो ये सभी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये कल हम शाम तक सुबह अपने आप हटा लेंगे। अगर हमारे द्वारा नहीं हटाया गया तो इसको नगर पंचायत हटा दे। सुबह ही है जो अवैध अतिक्रमण के दायरे में आ रही हैं और ये लगभग खाली सी हैं। ये अवैध कब्जा टाइप का है और कुछ नहीं है ये। तो ये कल अगर शाम तक हटा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सुबह हम हटा देंगे। इससे जो है बड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, रोड बड़ा छोटा हो रहा है। और ये दूसरी ये जो 1-2 दुकान वाले हैं ना, वो मुर्गे के पंख वंख सब पिंडर में जा रहे हैं, ये भी थोड़ी दिक्कत है। इस पे जो है बाजार वालों ने और कुछ संगठनों ने बहुत ऐतराज जताया है और लगभग ये काफी दिनों से कार्रवाई चल रही थी। हम बार बार इनको मौखिक रूप से भी बता रहे थे। और उत्तराखंड के ऊखीमठ में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश में मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रीय जनता ने अपनी समस्याओं को रखा। वहीं कई समस्याओं का मुख्य विकास अधिकारी ने मौके पर ही समाधान भी किया। इसके साथ ही मुख्य विकास अधिकारी ने कई समस्याओं के समाधान का संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिया। पेंशन वगैरह है कि क्या है? भारत चीन सीमा से लगे तेलांग बॉर्डर तक रोड तैयार होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28वीं बीआरओ परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। इस मौके पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने मंगलवार को बोरेघाटी से नेलांग तक बनी सड़क का लोकार्पण किया। स्थानीय विधायक सुरेश चौहान ने चीन सीमा पर भेनू घाटी से नेलांग बॉर्डर तक 23 किलोमीटर लंबी सड़क का विधिवत पूजा अर्चना के साथ उद्घाटन किया। उन्होंने चीन सीमा पर सड़क बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार लगातार राष्ट्र सुरक्षा को लेकर के देश की सीमाओं को मजबूत करने का कार्य में लगी हुई है। बीआरओ विषम परिस्थितियों में लगातार सड़क निर्माण में जुटा हुआ है। विधायक ने कहा कि सीमा पर सड़क बनने से भारतीय सेना को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। आज नेलांग से भैरव घाटी और लगभग ऐसी 25 जो सीमाओं से लगी हुई परियोजनाएं हैं, उसका विधिवत उद्घाटन माननीय हमारे देश के ऊर्जावान रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया। और आज हम इस जगह पर खड़े हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि बीआरओ के द्वारा बहुत चुस्त दुरुस्त से काम किया गया और यहाँ पर लगभग नेलांग से और भैरव घाटी 23 किलोमीटर
की सड़क बॉर्डर के लिए बनी है। मैं बीआरओ को, तमाम बीआरओ के हमारे कमांडर साहब हैं, उनके तमाम टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय राजनाथ सिंह जी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि समृद्ध दृष्टि से आज जो हमारा भारतवर्ष मजबूती की ओर आज जो है खड़ा दिख रहा है। चारों तरफ सीमाओं पर दूर दराज जहाँ हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, वहाँ तक की सीमाओं को दुरुस्त करने के लिए आज जो राष्ट्र को समर्पित 28 परियोजना जो आज हो रही है, उसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तराखंड के बागेश्वर में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें कि बागेश्वर जिले के इनामी और फरार अपराधियों की धरपकड़ के क्रम में बागेश्वर पुलिस ने कपकोट क्षेत्र से अपराध को अंजाम देकर फरार चल रहे 20,000 रुपए के इनामी वांटेड अपराधी कैलाश सिंह को इंदौर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में बागेश्वर के एसपी ने इसे बड़ी सफलता बताया है। साथ ही एसपी ने कहा कि बागेश्वर जिले के 5 इनामी बदमाशों से एक इनामी वांटेड अपराधी को पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जल्द ही अन्य इनामी वांटेड अपराधियों की भी धरपकड़ की जाएगी। उस मीटिंग में आते हैं तो उस लेवल पे भी हम देख सकते हैं कि हमारा कपकोट थाने का मुकदमा अपराध संख्या 52/22 है। तो इसमें एक अभियुक्त है कैलाश सिंह। तो ये जो था, जब से ये घटना के बाद से फरार चल रहा है, तो उसके लगातार इसके जो संभावित स्थान थे उन पर दबिश दी जा रही थी, लेकिन इसने जो है हमेशा पुलिस को जो है चकमा देने में कामयाब रहा। उसके बाद अपने जो है कोर्ट से इसके MVW लिए, इसकी कुर्की कराई, लेकिन फिर भी ये आया नहीं। तो इस पर भी हमारा अभियान चल रहा है कि हमारे जो इनामी और वांछित हैं उनको 1 दिसंबर से मुख्यालय स्तर पर अभियान चल रहा है। तो उसके बाद हमने दोबारा इसमें जो है सघन प्रयास किए, तो अभी हमें पता चला था कि इसकी जो लोकेशन है वो इंदौर में ही बैठा हुआ है। तो हमने यहाँ से टीम बना के कपकोट से इंदौर भेजी और अभी इसको हम जो है पकड़ के लाए हैं। तो ये हमारा 20,000 रुपये का इनामी है, जिसको हम पकड़ने में कामयाब हुए हैं। ये बागेश्वर पुलिस के लिए बड़ी सफलता है, क्योंकि हमारे 5 खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर की ग्रामीण क्षेत्रों में खड़िया खनन से उत्पन्न विवादों का समाधान कर पाने जिला प्रशासन बागेश्वर विफल साबित हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि चोरी छिपे रात में जेसीबी मशीनों को सड़क कटान व खड़िया खनन के लिए भाटली कोट से खुलदोड़ी ले जा रहे खनन कारोबारी से अराजकता के खिलाफ भाटली कोट गाँव के ग्रामीणों ने थाने बागेश्वर में प्रदर्शन किया। भाटली कोट के ग्रामीणों का आरोप है कि खनन माफियाओं ने ग्राम पंचायत और वन पंचायत की जमीन से भी खनन की गांव में अवैध रूप से चोरी छिपे खनन की जा रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे ग्रामीण ने विरोध जताते हुए खनन कारोबारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। रोकने के लिए हम महिलाएं यहाँ आए हैं। हम अपने जंगलात नहीं काटने देंगे। हम पहले ही दे चुके हैं इन लोगों को हम वहाँ। इसके बाद हम ये खड़िया वाले मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी तानाशाही चली है। ये लोग हमारी जबरदस्ती हमें रात में 1:30 बजे रात 31 डे के दिन ले गए हैं, और हमें जबरदस्ती 1:30 बजे रात हमारे 2-3 आदमी जो भी हैं बच्चे लोग गए हैं। तब हमने वहाँ क्या कहते हैं रोक रखी है, उनकी गाड़ी रोक रखी है। या हम आपसे विनती करते हैं, हम कोई रंजिश नहीं ले रहे हैं, ना हम सरपंच के साथ रंजिश ले रहे हैं, ना तो हम बिरादरों के। हम यही लड़ रहे हैं कि हक में लड़ रहे हैं। हमारी जो पंचायत है वो बिल्कुल नहीं कटेगी। हम यही निवेदन करते हैं, हमारी वन पंचायत नहीं करनी चाहिए। भाई देवे इनने रात ले गए और हम अपने बाल बच्चों को ले जाएंगे, पहले हमको मारेंगे, हमारे बच्चों को मारेंगे, तब जाके हम रोड जाएगी। यार हम इसलिए हम थाने में आए हैं। कल के दिन कोई डेट में कहीं लड़ाई हो जाए, मर जाएंगे, तो थाने में आना जरूरी है, क्योंकि पुलिस वाले जरूरी चाहिए, तब हम वहाँ पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। इसीलिए आपसे विनती करते हैं, हम कोई सरपंच के साथ दुश्मनी करने नहीं आए। कोई जो भी है, हम ये रोड को नहीं देना चाहते। हम नहीं समझते, जिन्हें हम पहने आए हैं, हम रोड देने नहीं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।